नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विष्णु शर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट चैप्टर में जो हम चर्चा कर रहे थे वह जो चर्चा चल रही थी चौहानों के बारे में चर्चा हो रही थी। चौहानों के बारे में जो चर्चाएं हो रही थी उसमें आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं उसी कड़ी में आगे हम बढ़ते हैं और अब हम जो चर्चा करेंगे रणथंभौर के चौहान। लास्ट में जो चर्चा हुई थी वह अजमेर के चौहानों के बारे में चर्चा हुई थी मित्रों। और अजमेर के चौहानों के बारे में मैंने आपको बताया था कि अजमेर के जो चौहान जो रहे हैं उन्होंने कैसे कैसे यहाँ पर जो है ये शासन स्टार्ट किया था। राइट, तो अब हम जो चर्चा करने जा रहे हैं मित्रों वह जो चर्चा है वो आपके यहाँ पर जो चर्चा का जो विषय है वो है आपके रणथंभौर के चौहान। तो हम जो बात कर रहे हैं रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर के चौहानों के बारे में चर्चा करते हैं हम मित्रों। रणथंभौर के चौहानों की बात करें तो सबसे पहली बात तो देखिएगा, यहाँ रणथंभौर में चौहान वंश जो है, इस चौहान वंश की स्थापना की अगर बात आती है, स्थापना की बात अगर आती है तो स्थापना जो हुई थी चौहानों की यहाँ पर वह जो होती है आपके 1194 1194 AD में जो है यहाँ पर इसकी स्थापना होती है। ये जो वंश यहाँ पर चौहान वंश जो स्टार्ट होता है वह जो होता है 1194 ईस्वी में यहाँ पर ये जो है चौहान वंश की स्थापना होती है। राइट मित्रों, यहाँ इसके संस्थापक के रूप में जो जाने जाते हैं, यहाँ इसके संस्थापक के रूप में जो जाने जाते हैं, संस्थापक की बात करें तो उनको जो कहा जाता है वह जो कहा जाता है गोविंदराज चौहान। गोविंदराज चौहान जो हैं ये यहाँ के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। संस्थापक के रूप में जो जाने जाते हैं यहाँ पर वो गोविंदराज चौहान जो है जाने जाते हैं। अगर बात आती है कैपिटल की, अगर बात आती है राजधानी की, तो राजधानी की अगर बात करें तो मित्रों राजधानी इन्होंने जो स्थापित की थी वह जो थी आपके रणथंभौर। रणथंभौर जो है यहाँ पर इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। रणथंभौर को जो है अपनी राजधानी के रूप में इन्होंने यहाँ पर स्टेबल किया था आपके गोविंदराज चौहान जो हैं ये। अब बात आती है गोविंदराज चौहान कौन थे, किन्होंने यहाँ आकर के चौहान वंश स्थापित कर लिया था, तो वो देखिएगा। तो सबसे पहली बात करें तो गोविंदराज की बात करें तो गोविंदराज जो थे, ये गोविंदराज जो हैं ये पृथ्वीराज थर्ड के पुत्र थे। ये पृथ्वीराज जो है पृथ्वीराज थर्ड के पुत्र थे। ये पृथ्वीराज थर्ड के पुत्र थे। ये जो बात करें तो आपके गोविंदराज जो हैं ये, इनकी बात करें मित्रों देखिएगा, इन्होंने ऐसा माना जाता है कि ये जो हैं आपके इन्होंने क्या किया आपके, इनकी बात करें तो देखिएगा आपके इन्होंने क्या किया कि आपके यहाँ ये जो है गोविंदराज जो हैं इन्होंने क्या किया कि मोहम्मद गोरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। मोहम्मद गोरी जो है इस मोहम्मद गोरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। मोहम्मद गोरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो मोहम्मद गोरी की अधीनता जो है इन्होंने यहाँ पर स्वीकार कर ली थी। ये जो बात करें तो आपके गोविंदराज चौहान जो थे इन्होंने, और इसी कारण मोहम्मद गोरी ने इनको छोड़ दिया था, क्योंकि ये जो है पृथ्वीराज थर्ड के साथ में और मोहम्मद गोरी के साथ में जो युद्ध हुआ था तराइन का सेकंड युद्ध, उसमें पृथ्वीराज थर्ड की पराजय हुई थी और मोहम्मद गोरी विजय रहे थे। तो यहाँ पर गोविंदराज ने इनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। ऐसा मानते हैं कि मोहम्मद गोरी यहाँ पर यहाँ का संरक्षक वो बना के गए थे, वो किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं, इस कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का संरक्षक जो है ये नियुक्त करके गए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का संरक्षक नियुक्त करके जाते हैं कौन, मोहम्मद गोरी। कुतुबुद्दीन ऐबक वही हैं जिन्होंने 1206 में दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना की थी। कहने का मतलब यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस गोविंदराज जो हैं, इस गोविंदराज ने इस कुतुबुद्दीन ऐबक के संरक्षण में ही रहकर के शासन किया था।
संरक्षण में रहकर शासन किया था, संरक्षण में रहकर के शासन किया था। तो ये जो गोविंद राज जो हैं चौहान, इस गोविंद राज चौहान की बात करें तो गोविंद राज चौहान जो है इन्होंने इस कुतुबुद्दीन ऐबक के संरक्षण में रहकर के ही यहाँ पर ये जो है शासन किया था। तो इनके संरक्षण में रहकर के इन्होंने यहाँ पर शासन किया था। तो ये प्रश्न आया हुआ है मित्रों, कई बार पूछा गया है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि गोविंद राज ने किसके संरक्षण में रहकर के शासन किया था। तो वह किया था कुतुबुद्दीन ऐबक के संरक्षण में रहकर के शासन किया था। संरक्षण का मतलब होता है कि इनके अंडर में रहे थे और ये शासन करने के बदले में राज कर दिया करते थे। ये तो ये क्या दिया करते थे, राज कर दिया करते थे। किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक इनसे क्या लेता था, राज कर लेता था, राज कर लेता था, है ना। इसको कहते हैं रूलर टैक्स, राज कर, है ना। तो ये जो है रूलर टैक्स के रूप में या राज कर के रूप में ये कर लिया करता था कुतुबुद्दीन ऐबक। किससे, ये गोविंद राज जो है इनसे। तो गोविंद राज जो है इनसे जो है ये राज कर लिया जाता था। तो ऐसा यहाँ पर ये जो है बात करें तो आपके ये यहाँ पर इनको ये राज कर देते थे और इनके अंडर में ही रह करके शासन करते थे। तो यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं कि कहने का मतलब रणथंभौर जो था एक स्वतंत्र शासक नहीं था। यहाँ पर रणथंभौर में स्वतंत्र शासन नहीं था, रणथंभौर का स्वतंत्र शासन नहीं था। यहाँ गोविंद राज जो हैं ये जो है इनके अंडर में रह करके शासन करते थे, राइट। तो अब इसके बाद में यहाँ से मित्रों आगे जो चर्चा करते हैं वह है इनके बाद में ये जो है आपके गोविंद राज, इनके बाद में यहाँ पर कई शासक होते हैं। गोविंद राज जो हैं इस गोविंद राज जो हैं, इस गोविंद राज की बात करें तो गोविंद राज के बाद में इन्होंने तो जो है वो अधीन रह करके राज कर जो है ये राज कर देते हुए यहाँ पर इन्होंने ये शासन किया था। ये गोविंद राज जो थे इन्होंने, इनके बाद में यहाँ पर जो क्रमबद्ध रूप से जो शासक जो होते हैं उनकी बात करें तो उनका जो नाम मिलता है वह जो मिलता है यहाँ पर बल्लण देव यहाँ पर शासक होते हैं। यहाँ पर बल्लण देव जो है ये शासक होते हैं। यहाँ पर बल्लण देव की बात करें तो दोस्तों देखिएगा, बल्लण देव जो थे, इस बल्लण देव की बात करें तो इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, स्वतंत्र घोषित कर दिया था, घोषित कर दिया था। किससे, वो कुतुबुद्दीन ऐबक। मींस दिल्ली सल्तनत जो थी ना, उस दिल्ली सल्तनत के जो है या कह सकते हैं कि उसके अंडर में न रह करके इन्होंने अपने आप को फ्री घोषित कर दिया कि भाई मैं तो अब फ्री हूँ, मैं राजकर नहीं दूंगा, ऐसा इन्होंने कह दिया। स्वतंत्र का मतलब ये राजकर देने से इन्होंने मना कर दिया था, राजकर देने से इन्होंने जो है ये मना कर दिया था। बल्लण देव जो है इन्होंने जब राजकर देने से मना कर दिया था बल्लण देव ने, तो अब यहाँ पर क्या होता है कि बल्लण देव ने राजकर देने से जब मना कर दिया था तो इसके ऊपर क्या होता है कि दिल्ली के उस समय शासक जो थे उनकी बात करें तो वो थे इल्तुतमिश। कौन थे, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो थे ये दिल्ली के शासक थे। इल्तुतमिश जो थे इन्होंने क्या किया कि 1226 ईस्वी में, 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश जो थे, इल्तुतमिश ने क्या किया कि बल्लण देव के ऊपर आक्रमण कर दिया था। इन्होंने जो है आक्रमण कर दिया था और आक्रमण जो किया था वह किसके ऊपर कर दिया था, बल्लण देव के ऊपर आक्रमण कर दिया था। किसने, इल्तुतमिश ने। तो इल्तुतमिश जो है इन्होंने बल्लण देव के ऊपर आक्रमण कर दिया था 1226 में और इस बल्लण देव को राज कर देने के लिए मजबूर कर दिया था। राज कर जो है, राज कर देने को मजबूर कर दिया था, देने को मजबूर कर दिया था, मजबूर कर दिया। कहने का मतलब ये वापस से जो है राज कर देना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। तो राज कर देने को मजबूर कर देता है इल्तुतमिश 1226 ईस्वी में। तो ऐसा जो है इस बल्लण देव का शासनकाल रहा था। कुछ विशेष जो है इनका अचीवमेंट नहीं रहा। कहने का मतलब इन्होंने ऐसा प्रयास किया था जिसको इल्तुतमिश ने दबा दिया, कहने का मतलब ये है। इसके बाद में यहाँ पर मित्रों, इनके बाद में यहाँ पर जो है शासक के रूप में जो आते हैं तो बल्लण देव जो हैं इनके बाद में यहाँ पर जो शासक जो बनते हैं वो बनते हैं प्रहलाद।
प्रहलाद जो है ये शासक के रूप में रहते हैं। तो ये शासक जब रहे थे तो उधर दिल्ली में रजिया भी शासन रही थी, महिला शासिका के रूप में रजिया सुल्तान। तो ऐसे जो है वहाँ पर तो प्रहलाद इधर शासन करते रहे। तो इन्होंने कोई विशेष जो कह सकते हैं कि कोई इनका अचीवमेंट नहीं रहा इनका भी। प्रहलाद के बाद में यहाँ पर मित्रों जो शासक जो बने थे उनकी बात करें तो प्रहलाद के बाद में यहाँ पर वीर नारायण जो है शासक बनते हैं। वीर नारायण जो है ये शासक बनते हैं। ये भी अपने आप को जो है स्वतंत्र करने का प्रयास करते हैं। इस वीर नारायण के बाद में यहाँ पर बाण भट्ट करके जो है ये शासक होते हैं, या बाघ भट्ट करके जो है इनको कहा गया है। इनको बाघ भट्ट भी कहा गया है, बाघ भट्ट जो है इनको कहा गया है। तो बाघ भट्ट जो है ये रहे थे यहाँ पर, और इनके बाद में यहाँ पर ये जो है वीर नारायण के बाद में यहाँ पर ये बाघ भट्ट करके जो है ये शासक के रूप में रहते हैं। इसके बाद में यहाँ पर बात करें तो मित्रों इनके बाद में यहाँ पर जो शासक के रूप में जो रहे थे, इनके बाद में यहाँ पर शासक के रूप में जो रहते हैं वो रहते हैं आपके जैत्र सिंह के नाम से भी लोग इनको जानते हैं, और इनको जय सिम्हा भी कहा जाता है। जय सिम्हा भी कहा जाता है। तो ये शासक होते हैं। और जय सिम्हा की बात करें तो मित्रों ऐसा माना जाता है कि जय सिम्हा जो थे इन्होंने 32 वर्षों तक शासन किया था। इन्होंने 32 वर्षों तक शासन किया था 32 वर्षों तक शासन किया था इन्होंने। ये जो बात करें तो इनके ही जो पुत्र होते हैं उनका नाम मिलता है हमीर देव जो है वो इन्हीं के पुत्र जो है होते हैं। तो वो यहाँ के जो है बहुत ही प्रतापी शासक के रूप में सामने आते हैं। तो अब देखिएगा यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि बल्लण देव जो थे इनके बाद में यहाँ पर प्रहलाद शासक बनते हैं, राइट। प्रहलाद जो है यहाँ पर ये शासक बनते हैं इनके बाद में। और प्रहलाद के बाद में यहाँ पर जो शासक वीर नारायण जो है शासक बनते हैं। वीर नारायण के बाद में यहाँ पर बाण भट्ट या बाघ भट्ट करके जो है ये शासक बनते हैं। इनके बाद में जैत्र सिंह या जयसिम्हा शासक बनते हैं। इनका 32 वर्षों तक जो है शासनकाल रहता है इस जैत्र सिंह या जयसिम्हा का। और इनके बाद में यहाँ शासक जो बनेंगे वो बनेंगे हमीर देव। तो ये यहाँ के बहुत ही प्रतापी शासक के रूप में साबित हुए थे। इन्हीं के बारे में डिटेल से जानकारी मिलती है। और अधिकतर जो प्रश्न आते हैं मित्रों वो भी यहीं से ही आते हैं, ये हमीर देव जो है यहाँ से ही। तो अब हम मित्रों चर्चा करने वाले हैं वह यहाँ के सबसे योग्य शासक, और वह योग्य शासक जो हैं वो हैं हमीर देव। तो हमीर देव जो है इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिएगा मित्रों आगे हमीर देव के बारे में। हमीर देव की हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं। ये देखिएगा हमीर देव। हमीर देव ये जो है शासक बनते हैं हमीर देव। हमीर देव का शासनकाल जो स्टार्ट होता है मित्रों 1282 से इनका शासनकाल स्टार्ट होता है। इनका शासनकाल जो रहता है वह रहता है 1301 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है, ठीक है। तो 1282 से लेकर के और 1301 ईस्वी तक जो है इनका ये शासनकाल रहता है, राइट। तो ये जो है इनका ये शासनकाल रहता है 1282 से लेकर के 1301 ईस्वी तक जो है इनका ये शासनकाल रहता है। सबसे पहली बात तो देखिएगा ये जो थे ये जैत्र सिंह कह लीजिएगा या जय सिम्हा कह लीजिएगा। जय सिम्हा के पुत्र थे। जैत्र सिंह या जय सिम्हा के पुत्र थे। ये जो बात करें तो आपके हमीर देव जो थे ये, तो जैत्र सिंह या जय सिम्हा के जो है ये पुत्र थे हमीर देव के नाम से जो जाने जाते हैं। दोस्तों ऐसा बताते हैं कि इनके पिता जो थे ये पिता जो थे इस पिता ने 32 वर्ष तक शासन किया था। 32 वर्ष शासन किया था और 32 वर्ष शासन के बाद इनकी मृत्यु होती है। तो ऐसा मानते हैं कि इनकी जो है आपके जैत्र सिंह की
अंतिम संस्कार इन्होंने रणथंभौर दुर्ग में किया था और वहीं पर इनकी छतरी का निर्माण भी करवा दिया था। और छतरी की बात करें तो इनके 32 वर्षों के शासन की स्मृति में उस छतरी को जो कहा जाता है वह कहा जाता है 32 खंभों की छतरी। 32 खंभों की छतरी के नाम से इसको जाना जाता है, या इसको जुडिशियल अम्ब्रेला या जुडिशियल मौजिलियम के नाम से न्याय की छतरी भी कहा जाता है। इसको न्याय की छतरी, न्याय की छतरी के नाम से भी इसको जो है पुकारा जाता है। तो देखिएगा 32 खंभों की छतरी कह लीजिएगा या इसको आप न्याय की छतरी कह लीजिएगा। 32 खंभों की छतरी तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके पिता ने 32 वर्षों तक शासन किया था। इस 32 वर्षों के शासन की स्मृति में ये 32 खंभों की छतरी का निर्माण जो करवाया था मित्रों, ये निर्माण जो करवाने का जो श्रेय जाता है वह जाता है हमीर देव को। ये निर्माण जो करवाया था वह जो करवाया था हमीर देव ने ही करवाया था इस 32 खंभों की छतरी का। क्लियर? तो यहाँ पर ये जो है 32 खंभों की छतरी का निर्माण जो करवाया था वह जो करवाया था हमीर देव ने करवाया था। 32 खंभों की छतरी का जो निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा यहाँ पर ये रहा था 32 खंभों की छतरी का जो निर्माण हुआ था ये। ठीक है, यहाँ इसकी बात करें तो ऐसा माना जाता है कि देखिएगा देखिएगा यहाँ पर ऐसा मानते हैं कि इन्होंने 32 खंभों की छतरी का जो निर्माण करवाया था। इसी 32 खंभों की छतरी जो है, इसी 32 खंभों की छतरी में इस जैत्र सिंह का मंदिर भी बना हुआ है भौमिया जी के रूप में। भौमिया जी के रूप में इनका जो है मंदिर बना हुआ है। और ये भौमिया जी की बात करें तो मंदिर जो बना हुआ है ये जैत्र सिंह भौमिया जी का ही जो है यहाँ पर ये मंदिर बना हुआ है। भौमिया जी मंदिर जो बना हुआ है इस 32 खंभों की छतरी में, इस जैत्र सिंह का ही ये मंदिर बना हुआ है। तो जैत्र सिंह भौमिया जी के नाम से लोग इसको यहाँ पुकारते हैं। तो ऐसा इन्होंने कार्य करवाया था इस हमीर देव ने यहाँ पर अपने शासन के स्टार्टिंग में। हमीर देव की बात करें तो मित्रों, हमीर देव जो हैं, हमीर देव की हम बात कर रहे हैं, तो हमीर देव की बात करें तो इन्होंने ऐसा मानते हैं कि आपके एक और जो है कंस्ट्रक्शन के रूप में अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम पहले कंस्ट्रक्शन की ही सारी बातें कर लेते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने निर्माण के क्षेत्र में इन्होंने एक आपका रणथंभौर जो अभ्यारण्य है, रणथंभौर जो अभ्यारण्य है, रणथंभौर अभ्यारण्य, रणथंभौर जो अभ्यारण्य जो है, इस रणथंभौर अभ्यारण्य में इन्होंने एक महल का निर्माण करवाया था मित्रों। और उस महल की बात करें तो इसको कहा जाता है जोगी महल। इसको क्या कहते हैं? जोगी महल के नाम से पुकारते हैं। इस जोगी महल का निर्माण भी किसने करवाया था? हमीर देव ने करवाया था इस जोगी महल का निर्माण भी। जोगी महल का निर्माण इन्होंने जो करवाया था वह जो करवाया था अतिथियों के लिए। अतिथि जो आते हैं इन अतिथियों के लिए इन्होंने ये जोगी महल का निर्माण करवाया था। अतिथियों के लिए जो है इन्होंने यहाँ पर ये जो है जोगी महल का निर्माण कार्य करवाया था। राइट, तो जोगी महल जो है, इस जोगी महल का इन्होंने निर्माण करवाया था यहाँ पर इस रणथंभौर अभ्यारण्य जो है इसमें यहाँ पर। तो अतिथियों के लिए यहाँ पर इस जोगी महल का निर्माण हमीर देव ने जो है करवाया था। क्लियर बात? अब यहाँ से बात क्या है कि इन्होंने एक कार्य और करवाया था हमीर देव ने। आगे हम बात कर रहे हैं हमीर देव की। तो हमीर देव जो हैं, इस हमीर देव जो हैं इन्होंने एक कार्य और जो है इन्होंने करवाया था। और वह जो कार्य की बात करें तो इन्होंने आपके रणथंभौर जो दुर्ग है, आपका रणथंभौर जो दुर्ग है, रणथंभौर जो दुर्ग है, इस दुर्ग की बात करें तो यहाँ पर इस रणथंभौर दुर्ग में इन्होंने क्या करवाया कि एक तो महल का निर्माण करवाया था, जैसे हमीर महल के नाम से लोग जो है पुकारते हैं, हमीर महल के नाम से जो है पुकारते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक कचहरी भी रही है, जैसे हमीर कचहरी के नाम से लोग जो है पुकारते हैं, हमीर कचहरी के नाम से इसको पुकारते हैं। इसके अलावा इन्होंने, इनकी एक पुत्री थी, इनकी एक पुत्री थी और उसका नाम मिलता है देवल दे, उसको देवल दे के नाम से लोग पुकारते हैं, या इसको पद्मला भी कहा गया है, इसको पद्मला के नाम से भी जो है इसको पुकारा गया है। तो देवल दे या पद्मला के नाम पर, इन्हीं के नाम पर इन्होंने रणथंभौर दुर्ग में
एक तालाब का निर्माण करवाया था, जिसे पद्मला तालाब के नाम से लोग पुकारते हैं। पद्मला तालाब जो है, इस पद्मला तालाब का इन्होंने यहाँ पर जो है निर्माण कार्य करवाया था। तो पद्मला जो तालाब है, इस पद्मला तालाब का निर्माण कार्य जो करवाया था, वह जो करवाया था आपके हमीरदेव जो हैं इन्होंने। और यह तालाब जो है वो आपके रणथंभौर अभ्यारण्य में स्थित है, ये जो पद्मला तालाब जो है ये। तो पद्मला तालाब का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था, हमीरदेव जो हैं इन्होंने। मित्रों देखिएगा, हमीरदेव की अगर हम आगे की बात करते हैं तो हमीरदेव जो हैं इन्होंने अपने जीवन में ऐसा मानते हैं कि ये बहुत ही योग्य जो है योद्धा थे। तो इन्होंने अपने जीवन में 17 युद्ध लड़े थे। इन्होंने अपने जीवन में 17 युद्ध जो है लड़े थे। इन्होंने 17 युद्ध लड़े थे और इन 17 युद्धों में से ये 16 युद्ध में जो है विजय रहे थे। 16 युद्ध में जो है ये विजय रहे थे हमीरदेव जो बात करें तो। और एक इनका जो युद्ध था, उस युद्ध की बात करें तो वो एक जो युद्ध जो बचता है वो निर्णायक युद्ध की श्रेणी में आता है। एक तरह से निर्णायक युद्ध के रूप में इसको जो है जाना जाता है। निर्णायक युद्ध के रूप में उसको जाना जाता है। तो ये जो है इन्होंने ये 17 युद्ध लड़े थे अपने जीवन में। मित्रों यहाँ से भी एक प्रश्न नहीं छोड़ा है एग्जामिनर ने, यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया है। और प्रश्न ये पूछा गया है कि हमीरदेव ने अपने जीवन में कितने युद्ध लड़े थे, काउंटिंग पूछ ली गई है। तो वो कितने लड़े थे? 17 युद्ध लड़े थे। दूसरा यहाँ से कितने युद्धों में विजय प्राप्त की थी इन्होंने? तो 16 युद्धों में विजय रहे थे। और इनका अंतिम जो युद्ध था वो एक तरह से इनकी तरफ से निर्णायक युद्ध रहा था। वो कैसे रहा था वो हम आपको अभी बताएंगे, ठीक है। तो ऐसा जो है इस हमीरदेव जो रहे थे, इनका ये जो है स्टार्टिंग का जो है परिचय के रूप में इनको जो है जाना जाता है। स्टार्टिंग में इनको जो है ये परिचय के रूप में जो है ये जाना जाता है, राइट। अब यहाँ से बात आगे बढ़ती है मित्रों, और यहाँ से बात आगे बढ़ कर के और यहाँ से बात हमीरदेव की ऐसा मानते हैं कि हमीरदेव जब यहाँ पर शासन कर रहे थे, हमीरदेव जब यहाँ पर शासन कर रहे थे तो उधर दिल्ली में ऐसा मानते हैं कि दिल्ली जो है, दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि 1290 ईस्वी में, कब? 1290 ईस्वी में यहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी शासक बन जाते हैं। कौन? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी जो है ये शासक बन जाते हैं। जलालुद्दीन खिलजी जो है ये शासक बन जाते हैं 1290 ईस्वी में। तो 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी जो हैं ये शासक बन जाते हैं यहाँ पर। तो ऐसा मानते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी ने हमीरदेव के ऊपर, इस जलालुद्दीन खिलजी ने हमीरदेव के ऊपर 2 बार आक्रमण किए थे। 2 बार आक्रमण किए थे इन्होंने, 2 बार आक्रमण किए थे। और 2 बार आक्रमण की बात करें तो पहली बार जो आक्रमण किया था वह तो किया था 1291 ईस्वी में, और दूसरी बार किया था 1292 ईस्वी में। 1291 ईस्वी में और 1292 ईस्वी में 2 बार आक्रमण किए थे। मित्रों जब पहली बार इस जलालुद्दीन ने हमीरदेव के ऊपर आक्रमण किया था 1291 ईस्वी में, तो ऐसा मानते हैं कि ये जो है आपके सवाई माधोपुर जो है, सवाई माधोपुर में एक स्थान है जिसे झाइया के नाम से पुकारा जाता है। झाइया के नाम से जो है पुकारा जाता है, झाइया का दुर्ग कहा जाता है। झाइया के दुर्ग की बात करें तो ये झाइया का जो दुर्ग है ये आपके रणथंभौर दुर्ग की कुंजी भी कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ये आपके रणथंभौर जो दुर्ग है, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी क्यों कहलाता है? रणथंभौर दुर्ग की कुंजी बात करें तो कुंजी मतलब चाबी की। तो रणथंभौर दुर्ग जो है इसकी ये चाबी के रूप में इसको जो है जाना जाता है। ये झाइया का जो दुर्ग है, इसको कहने का मतलब अगर इस पर अधिकार कर लिया झाइया का दुर्ग पर तो रणथंभौर को जीतना आसान हो जाता था, ऐसा जो है इसके बारे में कहा गया है। तो ये जलालुद्दीन क्या करता है? झाइया के ऊपर अटैक करता है। और झाइया में ये क्या करता है कि यहाँ झाइया जो है, यहाँ इसने हमीरदेव ने अपने जो योग्य सेनापति जो लगा रखे थे, यहाँ इनके जो सेनापति जो थे, इनके जो सेनापति के रूप में जो थे, उस सेनापति की बात करें तो उनका जो नाम मिलता है
वो भीम सिंह और धर्म सिंह, भीम सिंह और धर्म सिंह, भीम सिंह और धर्म सिंह जो है ये यहाँ पर जो है ये सेनापति थे। तो भीम सिंह और धर्म सिंह यहाँ पर जो है ये सेनापति थे। ये जो बात करें तो किसके, हमीर देव के। तो हमीर देव के ये दो योग्य सेनापति रहते हैं जो कि यहाँ जलालुद्दीन खिलजी को औंधे मुंह चने चबा देते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये जो है यहाँ जलालुद्दीन खिलजी को दिल्ली भागने पर मजबूर कर देते हैं और दिल्ली भागने पर मजबूर कर दिया जाता है। कुछ इतिहासकार तो ऐसे भी कहते हैं, कुछ इतिहासकार तो ऐसा भी कहते हैं जिसमें आपके नैनचंद सूरी जिन्होंने हमीर महाकाव्य जो लिखा है उसमें ये लिखा हुआ है कि इस समय जलालुद्दीन खिलजी धन लूट करके मालवा की तरफ से आ रहे थे जलालुद्दीन की सेना, तो वो उसको यहाँ पर झाइया के दुर्ग में उल्टा इन्होंने जो है यहाँ लूट लिया था और यहाँ से इसको जो है वापस जाना पड़ा था दिल्ली की तरफ। तो ये बहुत ही जो कह सकते हैं धोखेबाज निकला था ये जो बात करें तो जलालुद्दीन। तो जैसे ये दिल्ली की तरफ प्रस्थान हुआ तो यहाँ से ऐसा माना जाता है कि धर्म सिंह जो है ये वहाँ से धन को लेकर के ये रणथंभौर की तरफ चला जाता है, ये रणथंभौर की तरफ निकल जाता है और पीछे यहाँ पर भीम सिंह अकेला बच जाता है। तो इसने जलालुद्दीन ने वापस से जो है अटैक करके, इसने वापस से पलट करके दिल्ली की तरफ जा रहा था तो वापस से पलट करके और इन्होंने इसके ऊपर आक्रमण कर दिया था और यहाँ पर इसकी क्या हो जाती है, भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है, भीम सिंह वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो झाइया पर कुछ समय के लिए जो है जलालुद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया था, लेकिन ये यहाँ से आगे नहीं बढ़ सका। वापस धर्म सिंह जो है वहां से रणथंभौर से सेना लेकर के इधर की तरफ बढ़ा तो जलालुद्दीन दिल्ली चला जाता है। कहने का मतलब ये ड्रामाबाजी चले थे यहाँ पर। तो झाइया का जो दुर्ग है यहाँ पर कुछ पलों के लिए, कुछ दिनों के लिए आपके जलालुद्दीन खिलजी ने अपना आधिपत्य जमा लिया था, लेकिन ये रणथंभौर की तरफ नहीं बढ़ सका था। वापस जो है इस हार का बदला लेने के लिए 1292 ईस्वी में, 1292 ईस्वी में जलालुद्दीन फिर वापस आक्रमण करता है। जलालुद्दीन खिलजी जो है ये वापस जो है आक्रमण करता है किसके ऊपर, हमीर देव के ऊपर। तो हमीर देव के ऊपर ये वापस आक्रमण करता है 1292 ईस्वी में। तो ऐसा बताते हैं लोग बाग कि ये जो है इस समय झाइया तक ही पहुंच पाया था इस समय भी, और झाइया तक पहुंच करके और वहां देखा कि इसकी हमीर देव की इतनी जो है तैयारियां थी इस युद्ध को लेकर के। और रणथंभौर दुर्ग के बारे में तो पहले सुन ही रखा था कि रणथंभौर के दुर्ग तक पहुंचना इतना आसान नहीं था, क्योंकि चारों तरफ गहरी खाइयां हैं दुर्ग के, कहीं से भी इसमें जाया नहीं जा सकता। केवल एक ही द्वार है इसमें जहां से इस दुर्ग में प्रवेश किया जा सकता है, इसके अलावा इस दुर्ग में कहीं से भी जो है प्रवेश नहीं किया जा सकता। तो ऐसा जो है इस रणथंभौर दुर्ग के बारे में यहाँ पर लोगों ने बताया है। तो रणथंभौर दुर्ग जो है उसके बारे में यहाँ पर लोगों ने जो है इस प्रकार की यहाँ पर ये कहानी बता रखी है। तो ऐसा रणथंभौर दुर्ग की अभेद्यता के बारे में इस प्रकार का ये उल्लेख मिलता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर दुर्ग की अभेद्यता को देख करके और हमीर देव की तैयारियों को देख करके यह कहते हुए वापस लौट गया कि ऐसे 10 दुर्गों को तो मैं मुसलमान की एक दाढ़ी के बाल के बराबर नहीं समझता। इसने इस समय ऐसा जो है सेंटेंस बोला कि ऐसे 10 दुर्गों को, ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान की दाढ़ी के बाल के बराबर नहीं समझता, नहीं समझता। ऐसा जो है ये कहकर के और जलालुद्दीन खिलजी यहां से लौट जाते हैं। ये सेंटेंस को लेकर के मित्रों कई बार एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है कि ऐसा सेंटेंस किस दुर्ग के बारे में कहा है और किसने कहा है। तो जलालुद्दीन खिलजी ने ऐसा कहा है, और ये जो कहा है वह जो कहा है आपके रणथंभौर दुर्ग के बारे में इस प्रकार की जो है इन्होंने ये कहा कि ऐसे में 10 दुर्गों को मुसलमान की एक दाढ़ी के बाल के बराबर नहीं समझता। अपने आप को यहाँ पर ऑल इज वेल मीन्स अपने आप को सांत्वना दे करके और यहाँ से लौट जाता है। तो ऐसे करके यहाँ से जो है हमीर देव पर ये जो है आपके जलालुद्दीन खिलजी ने 1291 में और 1292 में ये 2 बार आक्रमण किए थे।
और दोनों बार जो है ये आक्रमण जो रहे हैं इनके, ये जो है ये विफल रहे थे। अब क्या होता है कि 1295 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के शासक बन जाते हैं। तो नेक्स्ट आगे की कहानी सुनिएगा, हमारी जवानी। तो यहां देखिएगा, ये अब क्या होता है कि यहां पर 1295 ईस्वी में 1295 ईस्वी में यहां पर क्या होता है कि ये जो है आपके दिल्ली में क्या होता है कि 1295 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी मैं इसको शॉर्ट में एक ही लिखूंगा आगे, राइट, ध्यान रखिएगा आप। तो अलाउद्दीन खिलजी जो हैं, ये अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो ये जो है दिल्ली के इस समय क्या थे, शासक थे। ये दिल्ली के शासक जो है ये बन जाते हैं, ये शासक बन जाते हैं इस समय। तो जैसे ये शासक बनते हैं तो अब ये जो है यहाँ पर आपके ये भी जो है उसके ऊपर आक्रमण करते हैं। अब आक्रमणों के पीछे कारण क्या चल रहा था, एक चीज हम ये यहाँ पर जाने पहले तो कि हमीर देव जो थे, हमीर देव ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। किससे? दिल्ली सल्तनत से। राज कर देना बंद कर दिया था और इस राज कर देना बंद करने के कारण ही जलालुद्दीन ने हमीर देव पर आक्रमण किया था। और अब जो है ये आपके अलाउद्दीन भी जो है ये हमीर देव पर आक्रमण कर रहे थे। वह किस कारण? वो राजकर जो है उसको वापस से जो है लगाने के लिए। तो हमीर देव पर जो है ये क्या करते हैं कि ये 1296 ईस्वी में 1296 ईस्वी में ये जो है अलाउद्दीन खिलजी जो हैं, अलाउद्दीन खिलजी क्या है कि अपने सेनापति को भेजते हैं। सेनापति जो है, इस सेनापति को भेजा जाता है और सेनापति की बात करें तो वह जो है आपके उलूग खां को, उलूग खां जो है इनके सेनापति, इनको भेजा जाता है हमीर देव के विरुद्ध। हमीर देव जो है, इस हमीर देव के विरुद्ध जो है यहाँ पर इस सेनापति को भेजा जाता है। हमीर देव के विरुद्ध जो है इसको भेजा जाता है, इस सेनापति को। तो यहाँ पर ये जो है आपके उलूग खां जो है ये खाली हाथ लौट जाता है। ये जो है यहाँ पर वापस लौट गया था दिल्ली, वापस जो है ये वापस दिल्ली लौट जाता है, ये वापस दिल्ली लौट गया था, राइट। तो यहाँ पर ये जो है वापस दिल्ली लौट गया था। ये जो बात करें तो यहाँ पर आपका ये जो यहाँ पर ये जो था आपका उलूग खां, तो ये हमीर देव को राज कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सका था। ये जो है हमीर देव को राज कर जो देने के लिए बाध्य नहीं कर सका था। कहने का मतलब ये खाली हाथ लौट जाता है उलूग खां जो है यहाँ पर। तो इनका ये 1296 में ये जो है आपके अलाउद्दीन खिलजी का किया गया प्रयास जो था हमीर देव के विरुद्ध, ये भी विफल रहा था। तो ये इनका जो प्रयास है ये विफल रहता है, ये इनका प्रयास जो है ये विफल रहता है। ये जो बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी का ये जो किया गया प्रयास था, अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि छोड़ो अब क्या मतलब है, इससे इतनी ज़्यादा इनकम भी नहीं हो रही थी, तो उसने इसके ऊपर ध्यान हटा लिया था एक तरह से। लेकिन अब यहाँ आगे क्या होता है कि बात आगे बढ़ती है, और बात आगे क्या बढ़ती है कि 1299 में और 1298 में, 1298 और 1299 में मैं आगे चर्चा करूं तो देखिएगा 1298 में और 1299 ईस्वी में ये दो बार जो है आपके जो कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो थे, अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पर आक्रमण किया था। मालवा जो है, मालवा पर आक्रमण किया था इन्होंने, मालवा पर आक्रमण किया था दो बार इन्होंने। किसने? ये जो बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने। पहला इनका जो अभियान था 1298 में, 1298 में तो ये जालौर की तरफ से जो है इनकी सेना निकल करके जाती है, जालौर की तरफ से इनकी सेना निकल करके जाती है। और 1299 ईस्वी में जो है आपके रणथंभौर की तरफ से इनकी सेना निकल करके जाती है। लौट करके जो सेना जाने का जो इनका क्रम जो था, तो 1298 में जालौर की तरफ से निकल करके जा रही थी। तो मैं आपको कानड़ देव पढ़ाऊंगा आगे, और कानड़ देव पढ़ाऊंगा तो उस समय कानड़ देव इस सेना को रोक लेगा उधर, वो चर्चा हम वहां करेंगे जालौर जब पढ़ेंगे। 1299 में रणथंभौर की तरफ से सेना लूट करके लौट रही थी अलाउद्दीन खिलजी की। ध्यान दीजिएगा 1299 की बात कर रहा हूं, 1298 को एक बार भूल जाइएगा आप, ये हम जालौर पढ़ाएंगे तब चर्चा करेंगे इसको। तो 1299 में ये जो है आपके रणथंभौर जो है, इस रणथंभौर की तरफ से इनकी सेना लौट रही थी। तो ऐसा मानते हैं कि इनकी सेना जो थी आपके अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति थे,
इनके जो सेनापति थे उनकी बात करें तो उनमें जैसे यहां पर एक जो है सेनापति का जो नाम मिलता है वो मिलता है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जो हैं ये इनके जो है ये सेनापति थे जो कि मंगोल थे। ये कौन थे? मंगोल थे। ये मंगोल थे। ये जो बात करें तो ये सेनापति जो थे ये। इसके अलावा जैसे यहाँ पर कामरू करके जो है ये यहाँ पर ये सेनापति थे। कामरू जो है ये सेनापति थे। तो लोग यहाँ कहते हैं कि ये जब लौट रहे थे उधर से, तो लौटते समय क्या होता है कि ये जो अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना थी ना, उनमें जो है धन बंटवारे को लेकर के क्या हो जाता है? विद्रोह हो जाता है। जो मालवा से धन लूटा गया था ना, उस धन बंटवारे को लेकर के विद्रोह हो जाता है। कुछ तो ऐसा कहते हैं, और ऐसा जो कहते हैं वो अमीर खुसरो कहते हैं, जो कि आपके अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी राइटर थे, जिन्होंने तारीख अलाई करके जो है ग्रंथ लिखा है ना। या इसके अलावा उस तारीख अलाई को खजाइन उल फतूह के नाम से जो है पुकारा गया है। खजाइन उल फतूह के नाम से भी उस तारीख अलाई को जो है पुकारा गया है। तो उसमें ये कहते हैं कि वहाँ जो है वो सैनिक जो थी और सेना जो थी, उस सेनापति उनमें धन बंटवारे को लेकर के विद्रोह हो जाता है। और ये विद्रोह करके मोहम्मद शाह जो है ये विद्रोह करके मोहम्मद शाह जो हैं ये विद्रोह करके, और ये जो है आपके हमीर देव के यहाँ पर शरण ले लेता है। हमीर देव जो है इस हमीर देव के यहाँ पर ये क्या ले लेता है? शरण ले लेता है। हमीर देव के यहाँ पर ये शरण ले लेता है। ऐसा जो है वो कहते हैं इसके बारे में, ऐसा जो वक्तव्य जो कहा है कि ये जो विद्रोह करके और वो शरण ले लेते हैं, वो कहते हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो करके जो है ये कहते हैं। अमीर खुसरो की बात करें तो ये इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, अमीर खुसरो जो हैं, और उस ग्रंथ की बात करें तो उसका नाम मिलता है तारीख ए अलाई। तारीख अलाई, या इसको खजाइन उल फतूह के नाम से भी पुकारा जाता है। खजाइन उल फतूह। तो तारीख अलाई या खजाइन उल फतूह के नाम से जो है इसको जाना जाता है। इसमें इन्होंने ऐसा जो है चर्चा किया है कि वो जो है मोहम्मद शाह ने विद्रोह करके और हमीर देव के यहाँ पर शरण ले ली थी। जब इस हमीर देव के यहाँ पर शरण ले ली थी तो इसने अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर देव को कई जो है पत्र प्रेषित करके और इसको रिहा करने को कहा था। ये जो बात करें तो मोहम्मद शाह जो है इसको रिहा करने को कहा था।